अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान कंपैरिजन है। हम एटम और मॉलिक्यूल्स को जो है ना एक दूसरे से डिफ्रेशिएट करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। कि एटम हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, और एटम और मॉलिक्यूल जो है ना एक दूसरे से आया ये डिफरेंट है या नहीं है, कुछ केसेस में सिमिलर है या नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है ना हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ। सबसे पहली बात तो जो हमारे पास डेफिनेशन है एटम की और मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो वो क्या है। देखिए, ये हमारे पास कंपैरिजन है, प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज़ पर जो है ना हम दोनों में चेक कर लेंगे, ठीक है, कि इसमें वो है एब्सेंट है या प्रेजेंस है, और इसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात तो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन को चेक करते हैं कि बाय डेफिनेशन जो है ना ये एक दूसरे से डिफरेंट है कि नहीं है। एटम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल हमारे पास जो है वो है एटम, ठीक है। और बाय डेफिनेशन मॉलिक्यूल है कि एट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल हमारे पास कब बनते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए तब हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें ना तो ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ये डेफिनेशन से ही पता चलता है। मैटर का सबसे छोटा ज़र्रा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ना वो एटम है। और एटम की कम्बिनेशन से दो या दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन हो जाए फिर हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब ये है कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से पार्टिकल मौजूद है, और मॉलिक्यूल जो है ना किन किन चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास अगर हम एटम की बात कर लें तो एटम की केस में हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एटसेट्रा। और भी सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से, सब एटॉमिक पार्टिकल से जो है ना हमारे पास एटम बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में क्या वो होते हैं, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरह होती है, इनमें दो या दो से ज़्यादा एटम पाए जाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल की केस में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एटम पाए जाते हैं। और जो एटम का स्ट्रक्चर है इसमें जो है ना फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह है। और वहाँ पे जो है ना दो या दो से ज़्यादा एटम पाए जाते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स। एटम किस चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है और मॉलिक्यूल किस चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। एटम जो है ना वो हमारे पास एलिमेंट और मॉलिक्यूल दोनों का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। जब एटम जो है ना आपस में कंबाइन हो जाए तो उससे एलिमेंट भी बनता है और मॉलिक्यूल भी बनता है, ठीक है। मतलब ये है कि ये इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। एलिमेंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो भी एटम है और मॉलिक्यूल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो भी हमारे पास एटम कहलाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, ये कंपाउंड से बनते हैं। जब बहुत सारे कंपाउंड जो है ना आपस में कंबाइन हो जाए तो फिर हमारे पास जब बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाए तो उससे हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। तो ये कंपाउंड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, बुनियादी इकाइयाँ हैं। पॉइंट नंबर 4 है केमिकल ब्रेकेबल, केमिकली ब्रेकेबल। ये हम यहाँ पे हम इस बात को वो करते हैं कि एटम हमारे पास केमिकल ब्रेकेबल है कि नहीं है, ये मज़ीद तकसीम हो सकता है कि नहीं, मज़ीद पार्ट्स में जो है ना डिवाइड हो सकता है कि नहीं। एटम जो है ना हमारे पास इनडिवाइजेबल पार्टिकल है और ये हमें डाल्टन अंकल ने बताया था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एटम हमारे पास क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। मतलब ये है कि केमिकली ब्रेकेबल ये नहीं है, नो। और हमारे पास चूंकि मॉलिक्यूल एटम से बना होता है, ठीक है, या मॉलिक्यूल जो है ना वो एटम्स की कम्बिनेशन से बनते हैं, तो इसी वजह से ये ब्रेकेबल है। अगर दो एटम जो है ना कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो फिर ये दो एटम एक दूसरे से जुदा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि केमिकली दे आर ब्रेकेबल, मॉलिक्यूल और केमिकली ब्रेकेबल, ये ब्रेक हो सकते हैं इनटू एटम्स, वेरियस एटम्स। अच्छा, हमारे पास जो पॉइंट नंबर 5 है वो हमारे पास है फ्री एग्जिस्टेंस। फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि इन दोनों में हमारे पास नेचर में कौन फ्रीली एग्जिस्ट करता है, मीन कौन ज़्यादा स्टेबल है। जो स्टेबल ज़्यादा होगा वही एग्जिस्ट करेगा, जो लेस स्टेबल होगा वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा इस यूनिवर्स में। तो एटम तो हमारे पास वो है, एग्जिस्ट कर भी
सकते हैं फ्रीली और नहीं भी कर सकते। कुछ केसेस में जो है ना ज़्यादातर केसेस में नहीं कर सकते और कुछ केसेस में जो है ना ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है मेक और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करना मॉलिक्यूल के लिए ये मस्ट है, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन का भी हिस्सा है। ठीक है, कि द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स टू और मोर देन टू एटम्स which can exist freely in nature is called molecule। तो ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। तो प्रॉपर डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं इनमें प्रॉपर मॉलिक्यूल जो है ना इनका फ्रीली एग्जिस्ट करना ये जो है ना लाजमी है। मतलब ये है कि ये यूनिवर्स में हमारे पास मौजूद होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम्स, एटम्स आर लेस स्टेबल। ठीक है, हमारे पास जो रिएक्टिविटी है तो इन दोनों में से रिएक्टिव कौन है ज़्यादा, एटम ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। एटम्स आर मोस्टली हाईली रिएक्टिव। ऐसे कुछ एटम्स हैं जो रिएक्टिव नहीं होते, जैसे नोबल फैमिली के जितने भी एटम्स हैं, आर्गन ले ले, हीलियम ले ले, नियॉन वगैरह ले ले, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिएक्टिव नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स आर रिएक्टिव इन नेचर एंड दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। मॉलिक्यूल्स चूँकि स्टेबल होते हैं तो इसलिए जो है ना इनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। जो चीज़ जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा। यानी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जो है ना ये बहुत ही क्लोज है। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि वो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि वो लेस स्टेबल होगा। अगर ज़्यादा स्टेबल है तो फिर वो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो एटम जो है ना हमारे पास रिएक्टिव होते हैं और ये केमिकल रिएक्शन में ये हिस्सा लेते हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे पास इतने रिएक्टिव नहीं होते और ये ज़्यादातर रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो स्टेबिलिटी है और ये तब ले सकते हैं रिएक्शन में हिस्सा जब हम इसको ड्रास्टिक कंडीशन जो है ना प्रोवाइड कर लें। नॉर्मल कंडीशन पे जो है ना एटम्स तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं थोड़े बहुत ज़्यादातर, और मॉलिक्यूल नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कि मॉलिक्यूल जो है ना वो पार्टिसिपेट कर लें केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि ये हमारे पास स्टेबल ज़्यादा होते हैं और रिएक्टिव कम होते हैं। ये कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास लेस स्टेबल होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं एटम्स। हमारे पास जो वो है स्टेबिलिटी है कि कौन स्टेबल ज़्यादा है। तो अगर ये हमारे पास रिएक्टिव ज़्यादा है एटम्स तो ये स्टेबल कम होगा, लेस स्टेबल होगा। जितने भी एटम्स हैं वो सारे लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो हमारे पास रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। अगर मॉलिक्यूल्स चूँकि हमारे पास लेस रिएक्टिव है तो ये मोर स्टेबल होंगे। ठीक है, जो चीज़ स्टेबल होगी वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगी और जो चीज़ रिएक्शन करती है इसका मतलब ये है कि वो स्टेबल नहीं होती। अच्छा, शेप इसका क्या है? एटम का शेप जो है ना वो उसको हम स्फेरिकल मानते हैं। ये स्फेरिकल शेप्स के होते हैं एटम्स, और हमारे पास मॉलिक्यूल्स वेरियस शेप्स को अडॉप्ट कर सकते हैं या वेरियस शेप्स के हमारे पास पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास लीनियर होते हैं, ट्राइंगुलर होते हैं, एंगुलर होते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे शेप जो है ना ये अडॉप्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल। डिपेंड करता है हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है और इनके साथ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वगैरह पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड लास्ट है वो हमारे पास है एनर्जी। तो इन दोनों केसेस में हम ये देखते हैं कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी और जो कम रिएक्टिव होगी उनकी एनर्जी भी कम होगी। तो हमारे पास एटम्स ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लेस स्टेबल होंगे और इनके साथ एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितने भी एटम्स हैं इनके साथ एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके साथ एनर्जी कम होती है, क्योंकि ये हमारे पास स्टेबल होते हैं और जो चीज़ स्टेबल होती है उनके साथ एनर्जी कम होती है। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है एग्जांपल्स। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल को वो करते हैं, डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल क्या है। देखिए, एटम के एग्जांपल में हमारे पास ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम। ये चीज़ें हमारे पास क्या है, एटम के एग्जांपल्स है।
ठीक है। अगर हम बात कर ले मॉलिक्यूल की एग्जांपल की, तो I2 है, Cl2 है, H2 है, O2 है, ये हमारे पास जो है ना एग्जांपल है मॉलिक्यूल की। सो आई होप कि ये मॉलिक्यूल और एटम के दरमियान जो फ़र्क है, जो बेसिक डिफरेंस है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। ये मैंने काफ़ी डिटेल के साथ जो है ना इसको एक्सप्लेन किया है। इतना डिटेल आई डोंट थिंक सो कि किसी चैनल के ऊपर जो है ना अवेलेबल होगा। अब इसको नोट कर ले, हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं।